स्टार्ट है। कंप्लेन हुआ के बाद ठीक है भाई। क्या देख रहे थे हम लोग? आर्टिकल 12 हो गया था ना। राज्य की परिभाषा हम लोग देख लिए थे, अभी उसके आगे देखना था। ठीक है, चलिए। तो तो 12 से 35 के बीच में हमें फंडामेंटल राइट को देखना है। तो फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 12 देख लिया था कि आर्टिकल 12 जो है वो डिफिनीशन ऑफ स्टेट है ना, राज्य की परिभाषा है कि राज्य धर्म के संबंध में क्या कहता है। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13। ठीक है, देखेंगे आर्टिकल 13 क्या कहता है। लिखेंगे कि मूल अधिकार से असंगत, मूल अधिकार से असंगत तथा इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तथा इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मूल अधिकार से असंगत तथा इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस फॉर फंडामेंटल राइट, inconsistence for fundamental right and derogate or derogation and derogate or derogation of fundamental right, of fundamental rights, this type of law, this type of law invalid, this type of law invalid। मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार को डेरोगेट कर रहा होगा या उससे इनकंसिस्टेंस होगा तो वो कानून इनवैलिड हो जाएगा, वो कानून जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। जैसे कि अब फंडामेंटल राइट जो है, तो फंडामेंटल राइट आपका वायलेट नहीं हो सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली, है ना, असंगत को ही इनकंसिस्टेंस बोलते हैं और अल्पीकरण को डेरोगेशन, है ना, कि डेरोगेट कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट को कम करने वाला, मूल अधिकार को कम करने वाला या मूल अधिकार से मेल नहीं खाने वाला, मैच नहीं करने वाला ऐसा कोई भी कानून यदि बनता है
तो उस कानून को इनवैलिड कर दिया जाएगा, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा, यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाएगा और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा, जो कानून, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो कानून आपके मूल अधिकार पर नकारात्मक असर डालता हो या आपके मूल अधिकार को कम करता हो। यही बेसिकली कौन कह रहा है? अनुच्छेद 13। इसका एक सामान्य सा मतलब यह है कि भारत की संसद अथवा राज्यों का कोई भी विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो कानून आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो। ठीक है, एक तो ये मतलब है। इसके साथ एक मतलब ये भी है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, तो आजादी से पहले, है ना, या आजादी से बाद का कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा, है ना। मतलब बहुत सारा हमारे देश में आज भी ऐसा कानून है जो आजादी से पहले ही बना था, ठीक है, और आज आजादी के बाद भी उचल रहा है। तो ऐसा कोई कानून होगा जो आजादी से पहले का होगा या आजादी के बाद कोई कानून बनता है, तो कोई भी कानून आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा, आपके फंडामेंटल राइट को कम नहीं करेगा। आपका फंडामेंटल राइट एज वेल एज आपके पास बना रहेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी स्थिति में। आर्टिकल 13 ये कहता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज है 13(1) लिखेंगे, आर्टिकल 13(1). तो 13(1) क्या कहता है? तो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का बात करता है ये, है ना, कि अगर संसद कोई कानून बनाती है या विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो न्यायपालिका उसका रिव्यू कर लेगी। अगर उसको लगेगा कि बनाया गया कानून के माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट क्या कर देगा? कोर्ट उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा और आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर लेगा। क्लियर है? मतलब किसी भी स्थिति में आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 13 का 2 लिखेंगे, आर्टिकल 13 का 2। 2 कहता है किसी भी प्रकार का कोई कानून, किसी भी प्रकार का कोई कानून मूल अधिकार को नहीं छीन सकता। किसी भी प्रकार का कोई कानून मूल अधिकार को नहीं छीन सकता, ठीक है। एनी एक्ट नेवर वायलेट द फंडामेंटल राइट, एनी एक्ट नेवर वायलेट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोई कानून जो है आपका मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो कोई कानून नहीं छीन सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून, किसी भी प्रकार का कोई भी कानून, वो आपका जो पार्लियामेंट है ना, वो नहीं बना सकता है जो आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, आपके फंडामेंटल राइट को छीन सकता हो। ना कोई पार्लियामेंट बना पाएगा और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका, कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 13 का 3 जो है ये कानून की परिभाषा देता है।
कि डिफिनीशन ऑफ एक्ट, कि कानून में कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्योंकि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि कानून आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 के 3 में कानून की परिभाषा दी गई है कि कानून की परिभाषा में क्या क्या चीजें आएंगी। लिखेंगे कानून की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एक्ट। तो कानून की परिभाषा में बताया गया है कि कौन कौन सा चीज कानून होगा जिसके माध्यम से आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा कानून होगा, तो लिखेंगे संसद के द्वारा बनाया गया कानून, है ना, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस रिलीज बाय द प्रेसिडेंट, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस रिलीज बाय द गवर्नर। ओके, तो ये सब जो है वो किसमें शामिल होगा, ये 13 के 3 में। इसके अलावे मंत्रिमंडल के द्वारा जारी किया गया आदेश, ऑर्डर रिलीज बाय द मिनिस्ट्री, हाँ, अध्यादेश क्या होता है आगे बताएंगे। अध्यादेश क्या होता है आर्टिकल 123 में, है ना। सामान्य तौर पर यह समझ लीजिए कि जब संसद नहीं चल रही हो, उस समय किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो, तो भारत का राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी कर देता है, और वो आदेश कानून के बराबर का होता है। लेकिन अगर उस कानून को परमानेंट चलाना है तो 6 महीना के अंदर में संसद के अंदर से उसको पास हो जाना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए 6 सप्ताह के अंदर में। 6 महीना उसका एज होता है। अगर पास हो गया तो हमेशा के लिए रह जाएगा, और अगर पास नहीं हुआ, संसद जिस दिन शुरू होगी उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर पास हो जाना चाहिए। पास हो गया तो हमेशा के लिए रहेगा, पास नहीं हुआ तो 6 महीना बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गवर्नर भी जो काम सेंटर में राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल भी अगर नहीं चल रहा है और किसी विषय पर कानून बनाना एकदम जरूरी है तो मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा राज्यपाल को। राज्यपाल के पास ये पावर आर्टिकल 213 के तहत होता है। 213 के तहत राज्यपाल आदेश जारी कर देगा और वहां पर वो कानून के बराबर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो है सो उसको अगर 6 महीने के अंदर में 6 सप्ताह के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास कर दिया तो कानून रहेगा, नहीं पास किया तो 6 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आपके पास 2 आर्टिकल है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल है 226। तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या शून्य हो जाएगा, उसमें कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगा। अगर आपका कोई है, कोई भी ऐसा कोई कानून बन रहा है और उस कानून से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो या तो कोई कंप्लेन लेके जाएगा, अगर कोई कंप्लेन नहीं भी जाता है तो कोर्ट सो मोटो ले लेगा, खुद ही संज्ञान ले लेगा कि आप ऐसा कानून कैसे, क्योंकि फंडामेंटल राइट का गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि आपका फंडामेंटल राइट हम खत्म नहीं होने देंगे, तो ये गारंटर है। तो या तो कोई लेके जाएगा, अगर कोई नहीं भी ले गया तो ये सो मोटो भी ले सकता है ऐसे विषयों पर, अगर इस तरह का कोई स्थिति बनता है तो। और ये 32 और 226 ये इंडिविजुअल मैटर है, व्यक्तिगत तौर पे आपका अधिकार कहीं पे कोई छीन रहा है
तो आप 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई आपका कोई अधिकार है तो आप 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं। बहुत आदमी दिल्ली जाने की स्थिति में नहीं है तो हाई कोर्ट चल जाएगा। लेकिन 32 और 226 में अंतर है। 226 अपने आप में मूल अधिकार नहीं है, 32 अपने आप में मूल अधिकार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मैटर में, तो सुप्रीम कोर्ट एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन आपका बात सुनेगा और उस पर जस्टिस करेगा। रीजन कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लिया इमीडिएट तो माना ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि 32 अपने आप में ना मूल अधिकार है जी। 12 से 35 तो 32 तो खुद ही मूल अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। 226 अगर हाई कोर्ट जाइएगा तो हो सकता है ये टाल मटोल कर दे, ये कहेगा ठीक है 3 दिन बाद सुन लेंगे, 10 दिन बाद सुन लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में मूल अधिकार नहीं है, आई अपने आप में मूल अधिकार है। इसलिए 32 ज्यादा कारगर होता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मैटर में। क्लियर है क्या? किसमें क्षेत्राधिकार ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है? कहां पे बताइए, ऐसा कैसे कर लगता है? कौन सा मामला जो हाई कोर्ट में सुनाता है और इसमें नहीं सुना जाता है? गलत बोल रहे हैं आप। देखिए मैटर क्या है, रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार हाई कोर्ट रखता है। रीट जारी करने के मामले में उससे कैसे जुड़ा हुआ है? रीट तो हर क्षेत्र में जारी हो सकता है। 5 गो रीट है, सब फंडामेंटल राइट में लागू होगा। फंडामेंटल राइट में एक ही को जारी होता है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बाकी मैंडमस है, तो मैंडमस अधिकारी के लिए जारी करता है। और 2 गो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में सर्टियरी और प्रोहिबिशन बोलते हैं। ये दोनों कोर्ट कोटे के लिए रिलीज करता है। तो फंडामेंटल राइट कहां से हो गया? रीट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट, और ये सब में अभी यानी कि ये सब कोर्ट जब पढ़ाएंगे तो वहां का मैटर है ना। हंसुआ के भी हमें खुरपे के गीत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आप लोग उसका देते हैं तो समझाना जुड़ी हो जाते हैं तो गलत डायरेक्शन में चल जाइएगा, है ना। दिमाग का जो पहले वाला वायरस है सबको खत्म करना है, नया डिवाइस लोड करना है ना। कि अगर रिट जारी करने के मामले में पूछा जाए कि शक्तिशाली कौन है, तो रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली। सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर पर फंडामेंटल राइट के मामले में ही केवल रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट से इतर मामले में भी जारी कर सकता है। इसलिए माना जाता है कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में, और हाई कोर्ट किसी भी मामले में। फंडामेंटल राइट के मामले तो जारी करेगा ही, अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए अगर कहीं जाना है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी आपका भी उपाय कर देगा। लेकिन अगर आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट इतना ना देर लगा देगा, कहीं पुलिस अगर एक्टिव निकली तो मैटर दूसरा हो जाएगा। अब यूपी की पुलिस ने अगर किसी को ले लिया पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी नहीं हुआ है, अब पुलिस कस्टडी में है, तो जल्दी से अगर आप कोर्ट से जुडिशियल कस्टडी नहीं कराए, चाहे बेल नहीं मिला, तो कब मैटर कर देगी कोई नहीं जानता है ना। देख रहा किसी मतलब बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं यूपी पुलिस के ऊपर में कि किसी को किस तरह से चीजें हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इस सब बात के बाद यहां आपने लिखा कि 13 के 3 में कानून का परिभाषा भी लिखा हुआ है कि मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता, है ना। आजादी से पहले का भी कोई कानून या आजादी के बाद का भी कोई कानून आपका मूल अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक देश में एक व्यवस्था को खत्म किया गया ना, ट्रिपल तलाक है ना। ट्रिपल तलाक का जो मैटर था, तो ट्रिपल तलाक के मैटर में जो कुछ महिलाएं थी वो चली गई कोर्ट, है ना। ट्रिपल तलाक जो है वो इस्लाम के अंदर में, जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, वहां पर एक बोर्ड है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, जो वहां पे इस धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए पर्सनल लॉ बनाता है, और उस पर्सनल लॉ को लोग उसी के हिसाब से चलते, जैसे कि हिंदुओं के लिए भी है हिंदू कोड बिल, उससे हिंदुओं का मैटर चलता है ना। अब ऐसे ही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1936 में
स्थापित हुआ था, यानी कि आजादी से पहले। ठीक है, तो आगे ना जी, चलिए हाँ सब जल्दी जल्दी बंद कर दीजिए, शांति करेगा तो नहीं, बहुत देर से कटा हुआ है जी। नहीं, हम सुबह में क्लास ले रहे थे तभी कटल था, क्लास लेके चल गए थे अभी आज तब वो कटल, जबकि सब क्या तो यहाँ के कोई जेई का नंबर हमारे पास था, अगर हड़का के रे पगला क्लास लेने जा रहे हैं तो ये नहीं है, हाँ तनी अजय तनी उसको ठंडाइए तो तनी बढ़िया से, पानी उनी छिड़कवाइए तनी, सब बंद कीजिए भाई। देखिए न्यू दुगो खुलल है तो ये भी अच्छा खासा टाइम लगा दिया। तो चलिए अजय जी एक बंद करे पड़तो। हाँ तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है कि अब है कि भाई अभी तक आप देख रहे हैं कि आप नहीं छीन सकते ना, आजादी से पहले का भी कोई कानून आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। तो इस्लाम के अंदर में तलाक का जो प्रक्रिया है वो 3 तरह का तलाक है ना। एक है तलाके हसन, है ना, एक है तलाके अहसन, और एक था तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत। तो अब वर्तमान में जो है 2 ही तलाक रह गया है, तलाके हसन और तलाके अहसन, ये अभी भी है, लेकिन तलाके बिद्दत खत्म हो गया है। अब तलाके बिद्दत क्या था, इसी को कहते हैं ट्रिपल तलाक। तलाके बिद्दत को ही क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक का मतलब ये हुआ, इसमें होता था कि 1 2 3 गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, 3 बार तलाक 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 बोल दिए, अब आप हमारा घर से जाइए। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये महिला चाहे तो महिला नहीं बोल सकती थी, महिला को यह अधिकार नहीं था कि महिला भी बोल दे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, इसे पुरुष ही बोल सकता था। स्थिति इतनी खराब थी कि अगर मजाक को जाकर भी बोल दिया ना कि हम तुमको तलाक दिए, हम तुमको तलाक दिए, हम तुमको तलाक दिए, तो तलाक हो गया। अब इस चक्कर में बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित थी। इस संबंध में जो पहला एक मैटर आया जो कोर्ट तक गया था और कोर्ट ने उसे वर्डिक्ट दिया, 1985 का ही केस था, साहबानो केस। तो साहबानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि आप साहबानों का हेल्प करें, है ना, उनकी मदद करें और उनके पति से उनको कंपनसेशन दिलाए, क्षतिपूर्ति दिलवाए, ठीक है, और इस व्यवस्था को की समीक्षा की जाए। लेकिन उस समय की तात्कालिक सरकार ने कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की और साहबानों को कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिला। अब बदले में इस कानून को इस तरह से कर दिया गया कि उनके पति को ही इसका फायदा हो गया, महिला को कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर 2014 में एक मैटर ऐसे ही हाईलाइट हुआ, वो था सायरा बानो का केस। सायरा बानो उत्तराखंड की महिला थी। सायरा बानो के साथ भी ट्रिपल तलाक का मैटर हुआ, सायरा बानो भी कोर्ट गई। तो इस बार व्यवस्था बदला हुआ था, इस बार देश की सत्ता में कोई और काबिज था, और जो इस बार देश की सत्ता में काबिज था उनको तो ये सब बीमारियां सूट करता है, इसी बीमारी के एक्सपर्ट हैं, है ना, उनको तो पता है कि डॉक्टर ना भाई कौन कौन बीमारी का इलाज कर सकता है। तो उस समय जो सरकार थी ना, वो बीमारी के एक्सपर्ट नहीं थी, है ना। ये अभी वाले जो ना ये तो चाहते हैं कि यह सब मैटरवा आए ताकि हम इसका इलाज कर दें, इलाज करके अपना वोट वोट का काम कर ले, तो इनको उसके हिसाब से भी सूट कर गया। लेकिन ठीक मतलब व्यवस्था कोई गलत नहीं हुई, इसको ठीक करना जरूरी था। क्योंकि अब देखिए, जब ये फंडामेंटल राइट का केस बना करके इसमें केस किया गया, महिलाओं ने इसको फंडामेंटल राइट का मैटर बताया। कैसे बताया, तो कहा कि जब फंडामेंटल राइट में है कि जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा,
आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण। 15 में जाति धर्म लिंग का बात किया गया है। तो कहते हैं कि जब भारत में सभी लोगों के साथ एक समान बर्ताव किया जाएगा तो भारत में ही हिंदू धर्म में महिलाओं को अलग अधिकार है, इस्लाम में महिलाओं को अलग अधिकार है, अन्य को अलग अधिकार है, और एक ही देश में रहते हुए भी एक वर्ग की महिलाओं का शोषण हो रहा है इस कानून के वजह से। क्योंकि जब बराबरी का बात है तो तलाक बिद्दत तो महिला को भी मिलना चाहिए, खाली पुरुष को क्यों? महिला को भी मन करे तो महिला भी कह दे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। लेकिन महिलाओं के साथ दिक्कत होता है कि उनका अपना घर नहीं होता है ना। माँ के यहाँ रहती है तो माँ कहती है दूसरा घर जाना है, और वहां चल जाती है तो वहां जो पगला आदमी सब बैठे लोग कहता है कि तोरा घरे पहुंचा देंगे। इसलिए महिलाओं के लिए नौकरी जरूरी है, इसलिए लड़कियों के लिए रोजगार जरूरी है कि अपना कमाएंगे, अपना को फ्लैट खरीद के बढ़िया से रहेंगे, और जब मन करे तो हम भी कहेंगे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, है ना, बिहेव योर सेल्फ, है ना, ठीक से बर्ताव करो वरना अपना घरे जाओ, है ना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होता है जी। आर्थिक सशक्तिकरण सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है। एक खाली आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाए तो बहुत सारा चीज अच्छा हो जाता है, फिर कोई आपसे बुरा बर्ताव करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसको मिसबिहेव करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे तो ये हमारा उपाय कर सकता है ना। तो इसलिए तो यहां पर जब ये मैटर फिर कोर्ट में गया तो लोगों ने कहा कि एक तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 15 का वायलेशन है, इसके अलावे महिलाओं ने कहा कि ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो अब जो पक्ष था, मतलब जो पुरुष पक्ष था, जो चाहता नहीं था कि खत्म हो, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये आर्टिकल अगर इसमें कोर्ट इंटरफेयर करेगा या कोई भी इंटरफेयर करेगा तो ये आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा, क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि सब लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। तो हमारे धर्म में के माध्यम से ही ये बोर्ड बनाया गया है। अब बोर्ड ने ये व्यवस्था बनाई है तो ये हमारा पर्सनल लॉ है, तो पर्सनल लॉ में बाहर किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। तो फिर महिलाओं ने कहा कि आर्टिकल 25 तो बहुत बाद में आता है जी, आर्टिकल 14 तो पहले आता है, आर्टिकल 15 पहले आता है, आर्टिकल 21 पहले आता है, तो पहले इसको वेट देंगे कि पहले 25 को वेट देंगे। तो जब यहां पर इस तरह की स्थिति बनी, उसके बाद से 13 का 3 कह रहा है कि कानून से आप नहीं छीन सकते हैं, है ना। 13 खुद कह रहा है कि आजादी से पहले का कोई कानून या आजादी के बाद का कोई कानून आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। तो इसी आधार पर कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया। अब कोर्ट ने कह दिया कि अब किसी का भी ट्रिपल तलाक नहीं होगा, तलाके हसन और अहसन रहेगा, ये नहीं होगा। इसमें पुरुष महिला दोनों को बराबर का अधिकार रहता है, इसमें खाली पुरुषों के पास अधिकार था, महिलाओं के पास नहीं था, तो इक्वलिटी नहीं थी, इसको खारिज कर दिया गया। और साथ में सरकार को कहा कि आप एक कानून बना दीजिए इसके लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके खारिज होने के बाद भी अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 13 के तहत ही ये उससे पहले के कानून को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, और कहा गया कि किसी भी स्थिति में हम फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं होने दे सकते, है ना। तो ये हर जगह पर आप कुछ ना कुछ धर्म के अंदर में कुरीतियां देखेंगे। हिंदू धर्म में ही एक बहुत बड़ी कुरीति थी, सती प्रथा था ना, जिसमें महिलाओं का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं था, लेकिन समय रहते उसको ठीक कर लिया गया। 1829 में ही एक सनातनी ने ही, राजा राममोहन राय, उन्होंने ही इसके खिलाफ में प्रचार किया और इसको ठीक कर दिया। तो अगर हमको समझ में आएगा कि ये चीज गलत है तो उसको ठीक करने में क्या दिक्कत है, लेकिन समझ में भी आए कि गलत है फिर भी ठीक नहीं कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। ये वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है तो उसको ठीक करें, क्यों उसको आप बिना मतलब का रिपीट करेंगे। तो यहां पर जो है सो तलाक बिद्दत को जो है सो ये कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ये वर्तमान में अब नहीं होता है। अगर कोई करता है, इसके नाम पे कंप्लेन जाता है तो उसको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, जो सरकार ने जो दंड विधान किया है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कानून पहले का या बाद का आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है। उसका काम है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। क्लियर है। अब है कि जब इतना बात है तो फिर कल ही आपने लिखा था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, है ना। तो अब तो एक सवाल दिमाग में आना चाहिए
कि जब छीन ही नहीं सकते हैं तो इस संपत्ति का अधिकार कैसे छीना गया भाई? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कानून का परिभाषा, तो इसमें कहीं लिखा है संविधान का संशोधन? नहीं लिखा है। तो नेहरू जी ने क्या किया, पहले ही 1951 में ही 1951 में ही संविधान में संशोधन कर दिया। क्यों? क्योंकि देश के लोग कह रहे थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल रहा है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कब मिलेगा? देश में दो वर्ग था, एक वर्ग के पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा संपत्ति था, बहुत सारा भूमि था, एक वर्ग के पास भूमि था ही नहीं। तो जो भूमिहीन थे उन्होंने डिमांड किया कि हमको भी भूमि दो, हमको भी लैंड दो। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, संशोधन कर दिया 1951 में, जो पहला संविधान संशोधन था 1951 में। और ये जो पहला संविधान संशोधन किया गया तो इसमें यही किया गया, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, कि जिनके पास ज्यादा भूमि था उनसे भूमि लेकर के जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि दिया जाए, इनको पैसा दे दिया जाए, इनका जितना भूमि लिया जा रहा है उतना का भूमि का कंपनसेशन। इसी में सरकार ने क्या कर दिया, एक अनुसूची बना दी, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची बना करके कह दिया कि न्यायपालिका 9वीं अनुसूची की समीक्षा नहीं कर सकती है। तो भूमि सुधार को बना करके नेहरू जी 9वीं अनुसूची में डाल करके इसको घेर दिए कि यहां तक नहीं आ पाएगी न्यायपालिका। लेकिन संपत्ति किसका सुना गया, देश के जमींदारों का। तो देश के जमींदार जाके खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जब हमारा मूल अधिकार सरकार छीन ही नहीं सकती है, संसद छीन ही नहीं सकता है, तो फिर हमारा संपत्ति कैसे छीना गया? कोर्ट ने पूछा सरकार से कि भाई आप कैसे छीन लिए? तो नेहरू जी ने कहा कि देखिए, आपका जो आर्टिकल 13 है वो कह रहा है कि कानून बना के नहीं छीन सकते, ये ना कह रहा है। 13 के 3 में कानून का परिभाषा भी दिया हुआ है, लेकिन कानून के परिभाषा में संविधान संशोधन अधिनियम कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो चूंकि इसमें संविधान संशोधन अधिनियम नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा गया है, इसलिए हम आसानी से छीन लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें चूंकि नहीं है तो उन्होंने कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि एक प्रकार का कानूनी है, लेकिन वो नाम इसमें लिखा नहीं है, इसलिए हम साधारण कानून बना के तो फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं। और यही करके उन्होंने छीन लिया। बात आई समझ में? तो और यहां पर इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने इनका बात मान लिया कि हाँ ठीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप देखेंगे हमारे देश में क्या स्थिति रही है कि जब सरकार बहुत मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सरकार की तरफ झुक जाती है, और जब सरकार कमजोर रहती है तो सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पंडित नेहरू के द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि हाँ 13 के 3 में के कानून के परिभाषा में संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता है, तो संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट 1967 के गोलकनाथ केस में यह कह दिया कि 13 के 3 में संविधान संशोधन भले लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके भी लास्ट में तो अधिनियम लिखते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं तो एक्ट लिखते हैं ना, तो कानून तो वो भी हुआ। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी इसमें शामिल है 13 के 3 में। तो जब 1967 में 1951 के शंकरी प्रसाद केस के खिलाफ में जाकर के फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपने ही बातों से सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया और कह दिया कि ये इसमें शामिल है। तो जब कह दिया कि इसमें शामिल है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? जब कह दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम 13 के 3 में शामिल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब कह दिया कि शामिल है तो नहीं हो सकता है।
13 का 2 कहता है कि कानून बना के नहीं कर सकते हैं, 3 कानून की परिभाषा देता है, कोर्ट कहता है कि कानून की परिभाषा में ये है, तो फिर आप नहीं छीन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? मानसिक तंतु हिल रहा है, दिमाग का, ब्रेन घुस रहे लोग ना दिमाग में बात सब। हाँ, साधारण बात नहीं है, किताबुआ में नहीं बुझाएगा, ऐसे पढ़िएगा तो इसको समझना है ताकि लिखने में सुविधा रहे, है ना, जवाब देने में ठीक तरह से लॉजिकल जवाब दे पाए किसी को, अगर इस पर इस तरह का कोई प्रश्न बन जाए तो, है ना। क्या पक्ष में दिया था शंकरी प्रसाद केस में 1951 में, जब नेहरू जी का बात मान लिए कि हाँ 13 के 3 में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है, इसका मतलब कि संविधान संशोधन करके आप फंडामेंटल राइट कम कर सकते हैं, छीन सकते हैं। लेकिन 1967 के गोलखनाथ केस में कोर्ट ने कहा कि 13 के 3 में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल है, इसका मतलब यह हुआ कि आप संविधान संशोधन करके भी फंडामेंटल राइट ना तो छीन सकते हैं ना कम कर सकते हैं। पहला बात कि उस समय तक 6 नहीं, उस समय तक 7 थे। 6 हुआ सीधे 1978 में 44वां संविधान संशोधन के बाद मोरारजी देसाई के सरकार में। कम किया जा सकता है, तो कम करने का मतलब भी छीनना ही होता है ना, लेकिन पूरी तरह से लिस्ट से हटाया नहीं गया था। ठीक है, पूरी तरह से लिस्ट से हटाया गया 1978 में, पीछे कल की क्लास में लिखाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, उस समय इसको कम किया गया था, मतलब आपका अधिकार कम किया गया था। ठीक है, इस लिस्ट से पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। तो 67 के गोलखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि एक तो आप संविधान संशोधन करके छीन नहीं सकते हैं, और दूसरा बात यह भी कह दिया कि संसद को तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है, कर कहां से रहे हैं। अब एक प्रकार से संसद और मतलब कि विधायिका और न्यायपालिका में झगड़ा शुरू हो गया। और यह समय था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और 67 ऐसा वर्ष था जब केंद्र की सरकार, जब इंदिरा गांधी चला रही थी तो सरकार थोड़ी कमजोर थी, सरकार के पास बहुमत नहीं था, सरकार गठबंधन से चल रही थी, है ना। तो सरकार जब कमजोर थी तो कोर्ट का क्या होगा, स्टैंड चेंज हो गया। यही कोर्ट उस समय कुछ बोला था, यही कोर्ट 67 में बदल गया। अब इंदिरा गांधी को बड़ी दिक्कत हुई कि अब कैसे इसको ठीक करें, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका एक ही उपाय है, जनता के पास जाएं, जनता से बहुमत लेके आए, हमारे पास जब बहुमत रहेगा तो कोर्ट हमारा बात भी सुनेगा। जनता के हित में काम किया इंदिरा गांधी ने, और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत मिल गया। और उस पूर्ण बहुमत के बाद फिर 1973 में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपना स्टैंड बदल दिया, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हाँ 13 के 3 में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है, और साथ में यह भी कह दिया कि भारत की संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन का अधिकार है। मूल अधिकार को कौन पूछता है? किसी भी अधिकार कहीं पे कहीं पर भी भारत की संसद संविधान संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन मूल संरचना को नहीं बिगाड़ सकती है ना। बेसिक स्ट्रक्चर को बिना खराब किए हुए, मूल संरचना को बिना बिगाड़े हुए आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो उसके बाद से निश्चित हो गया, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया था, तब से ये क्लियर हो गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार रखती है, और बस मूल संरचना को नहीं बिगाड़ सकती। मूल संरचना मतलब कि एकदम बेसिक फीचर जो संविधान निर्माताओं ने इसको बनाते हुए डाला है था। क्लियर है? समझ रहे हैं, है ना। तो वहां से निश्चित हो गया, और उसके बाद तो खैर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि कोई सामान्य कानून से आपका मूल अधिकार कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन करके आपका मूल अधिकार कम किया जा सकता है।
क्लियर है? कोई दिक्कत? आर्टिकल 13 में कोई समस्या नहीं ना? बात समझ में आई? अब लिखेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार। हाँ, मंत्रिमंडल अगर कोई आदेश जारी करेगा तो भी कानून के इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्या? बहुत बार हुआ है, सरकार अपने आदेश से देखते हैं कि संस्था को खत्म कर देती है और बना देती है। एक आदेश पर योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग बन गया। चलिए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो इसका पहला आर्टिकल क्या है? इसमें आपको आर्टिकल 14 टू 18 देखना है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब देखिए, इसमें ये जो पहला कंसेप्ट है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है। ये कहां का कंसेप्ट है? ब्रिटेन का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को देने वाले व्यक्ति हैं एवी डाइसी, फिलोसफर हैं ब्रिटेन के, एक संविधान विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा था कि कानून के सामने सबको बराबर होना चाहिए। तो ब्रिटेन के थे, एवी डाइसी ने ऐसा कहा था। और ये विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ये यूएसए का कंसेप्ट है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना? ये अमेरिका का कंसेप्ट है। विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका का कंसेप्ट है, ठीक है? और विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है, ठीक है? चलिए, अब दोनों में अंतर क्या है? तो पहला कहता है विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है ना? मतलब कानून किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है? कानून के सामने सब लोग बराबर है। कानून किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का कोई ये आपसे नहीं करेगा, है ना? ये यहां पे कह रहा है। और दूसरा कह रहा है, पहला कह रहा है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, और दूसरा लाइन कह रहा है कि कानून सबके साथ बराबर व्यवहार करेगा। समझ रहे हैं? पहला कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, और दूसरा कह रहा है कि कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा। नहीं समझ में आया? किसी को बात नहीं समझ में आई? कि कह रहे? हाँ, कह रहा है कि भाई विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब लोग बराबर है, कानून किसी से ऊंच नीच, भेदभाव, कम ज्यादा नहीं करेगा। और दूसरा लाइन कह रहा है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एक समाज में
समानता स्थापित करने के लिए सबके लिए एक जैसा कानून अगर बना दिया जाएगा तो क्या उस समाज में न्याय होगा या अन्याय होगा? क्या होगा? अन्याय हो जाएगा। एक समान कानून बना देंगे तो अन्याय हो जाएगा है? तो जब अन्याय हो जाएगा तो ये बतवा कहा नहीं बुझा रहा है? जब कह रहे हैं कि कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा और कानून के सामने सब कोई बराबर होगा, तो बुझा रहा है ना कि अन्याय हो जाएगा। अगर एक सा कानून सबके लिए होगा तो न्याय स्थापित करने के चक्कर में अन्याय हो जाएगा, क्योंकि न्याय, जस्टिस कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। जस्टिस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, क्या चल रहा है वहां पर, क्या स्थिति है, उसके हिसाब से ना न्याय होगा। न्याय कहीं सुदूर बैठ के थोड़ी कोई कर देगा। तो न्याय करने के लिए केवल आप सबको एक समान अधिकार दे दे, इससे न्याय नहीं हो जाएगा। न्याय देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी स्थिति को समझना पड़ेगा। तो भारत में ये वाला विधि के समक्ष समता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इंडिया में केवल 20% लागू है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये इंडिया में लगभग 80% लागू है, 80%, है ना। इसका रीजन ये है कि कानून जो है वो अगर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने लगेगा ना तो बहुत लोग के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि सब लोग का स्थिति एक जैसा नहीं ना है। अच्छा, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आपको दो चीज है, एक समानता और एक स्वतंत्रता, है ना, तो दोनों में से पहले आप क्या चुनना पसंद कीजिएगा? पहले समानता को चुनना पसंद करिएगा कि पहले स्वतंत्रता को चुनना पसंद करिएगा? समानता को, स्वतंत्रता को? अच्छा, कितने लोग हैं जो पहले समानता चुनेंगे जी? एक, दो, बस ये दो ही लोग हैं जो पहले समानता चुनेंगे, हैं? अच्छा, स्वतंत्रता कितने लोग चुनेंगे? आप लोग कुछ नहीं चुनेंगे, हैं? मतलब नहीं समझे इसमें क्या मतलब समझना? वैसे दो विकल्प है, समानता और स्वतंत्रता। किस संदर्भ में? कहीं पर भी आप हैं और आपको कहा गया कि भाई आप दो में से कोई एक चीज चुनिए पहले, तो पहले समानता चुनिएगा कि पहले स्वतंत्रता चुनिएगा? हैं? समानता चुनेंगे, स्वतंत्रता चुनेंगे? लगभग 2-3 लोग हैं जो समानता के पक्ष वाले हैं कि पहले समानता चुनेंगे, बाकी लोग पहले स्वतंत्रता के पक्ष में है ना, कि पहले स्वतंत्रता चुनेंगे। पहले बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग को जो ईश्वर ने बनाया है ना, तो ईश्वर ने बनाते वक्त सबसे पहले भी बनाया है मुंडक रक्षक यंत्र, बनाया ना जी, है ना हम लोग का ही। तो ये खाली इसके लिए थोड़ी ना बनाया कि इसको बढ़िया से एकदम झाड़ झुड़ के धो धा करके एकदम इसको फिट रखना है। ये बना है काम लेने के लिए। अंदर में इतना पावर है ना, इससे काम लेना है, इससे काम करवाना है। ऐसे जितना इसका शोषण करिएगा, जितना अपने दिमाग का शोषण करिएगा जीवन में, उतना आगे जाइएगा, है ना। तो दिमाग का शोषण करना है, दिमाग से काम निकलवाना है। तो हम अगर पूछ रहे हैं कि पहले क्या चाहिए, तो अभी आप लिख रहे हैं तो पहले ही लिखा हुआ है समानता का अधिकार, इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता अगर इतने जरूरी होता तो संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर पहले लिखते ना स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, और तब लिखते हैं 19 से 22 समानता का अधिकार। लेकिन पहले लिख दिए समानता का अधिकार। कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, कुछ तो रीजन होगा। सीधे रीजन पकड़ के कह देते कि समानता का अधिकार, बाद में सुनते कारण क्या था। तो समानता का अधिकार सबसे पहले चाहिए, क्योंकि अगर आप समानता दिए बिना अगर कहीं स्वतंत्रता दे दिए ना तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। गरीब गरीबे रह जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा, शोषण होते हो जाएगा। इसलिए किसी भी समाज में
सबसे पहले समानता देनी चाहिए। समानता देंगे तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। असमानता दिए बिना अगर स्वतंत्रता दे दिए तो वहां पर क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। इसलिए सोसाइटी का, स्टेट का पहला काम है कि वो इक्वालिटी एस्टेब्लिश करे, समानता को स्थापित करे, है ना। समानता देगा तो इसके बहुत सारे फायदे निकल के सामने आएंगे। इसलिए हमारे संविधान में भी पहले समानता का बात किया कि समानता देंगे। तो विधि के समक्ष समता का मतलब हुआ कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, और विधियों के समान संरक्षण का मतलब हुआ कि कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा। इसका एक मतलब यह है, इस जो सेकंड लाइन का, कि समानों के साथ समान व्यवहार, समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। मतलब कि जो जिस स्थिति में होगा उसके साथ वैसा व्यवहार करें। अगर कहीं मान लीजिए कि अमीर लोगों की एक श्रृंखला बनी हुई है तो उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, और कहीं पे गरीब लोगों की श्रृंखला बनी हुई है तो हम प्रयास करेंगे कि गरीब लोग को भी अमीर बनाएं। तो गरीब लोग को अमीर बनाना ही क्या है? समानता का अधिकार है कि भाई अब गरीब हमेशा गरीबे थोड़ी रहेगा, आपको उसके लिए स्कीम चलाना चाहिए, आपको उसको रोजगार देना चाहिए। तो उसको रोजगार देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको अलग से कुछ उपाय करना पड़ेगा। वही उपाय हमारे देश में गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों के लिए होता है, जिसका नाम है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो किसी भी वजह से पिछड़े हुए हैं समाज में, मुख्य धारा में नहीं है या बराबर का स्थान उनको नहीं मिला है, उनको हम क्या देंगे? आरक्षण। और आरक्षण दे करके उनको क्या करेंगे? अपलिफ्टमेंट करेंगे, मतलब उनको आगे बढ़ाएंगे। तो आरक्षण का आधार आर्टिकल 14 का दूसरा हिस्सा है, विधियों का समान संरक्षण। क्या? हाँ, क्या? इसको इसलिए नहीं रखा गया पहले क्योंकि पहले आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तब भी 80% यूजफुल हो पाएगा। जिस समाज में लॉ एंड ऑर्डर ही गड़बड़ा जाएगा वहां पर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब जैसे मान लीजिए, आप, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब आप जाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, तो जब आप मेंस पास करते हैं, मेंस पास करने के बाद आपका फॉर्म फिल होता है इंटरव्यू के लिए। तो हालांकि बीपीएससी का क्या प्रोसेस है, बीपीएससी तो एकदम वहीं पे भरवाती है, एकदम जाइएगा इंटरव्यू देने वहां पे भरवाएगी, है ना। यूपीएससी में क्या होता है कि पहले ही आपको 1 महीना पहले रिजल्ट आने के बाद फॉर्म भराने लगता है ना। डैफ जिसको बोलते हैं, डैफ 2 भराता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपसे सारा चॉइस पूछा जाता है। यहाँ पर भी बीपीएससी में जाइएगा तो आपका चॉइस पूछा जाएगा कि आप किस पद पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपको एसडीएम बनना होगा तो आपको पहले BAS लिखना पड़ेगा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आपको डीएसपी बनना है तो आपको लिखना पड़ेगा BPS, है ना, बिहार पुलिस सर्विस। ठीक है। इसके अलावा और भी CTOT होता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, सब नीचे वाला सब पोस्ट सब होता है ना। बीपीएससी में जा रहा है तो 2 ही पद चाहिए ना जी, या तो एसडीएम तो डीएसपी, बाकी भगवान जो बना दे। अब कोई आप में से आया है रजिस्ट्रार बनने के लिए? कोई आया है RDO बनने के लिए? नहीं ना। बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं मतलब क्या, या तो एसडीएम बनना है या तो डीएसपी बनना है। लेकिन इसका सीट बहुत कम ही रहता है, और भी बहुत सारा सीट रहता है ना। तो अब तो आजकल तो एसएससी वाला पोस्ट भी बीपीएससी में घुसा दिया है ना। अब बीपीएससी वाले जो लास्ट रैंक करो तुमको एसएससी वाला पोस्ट सब दे देता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जाएंगे तो वहां पे आपसे बोर्ड पूछता है, बहुत सारा आदमी एसडीएम डाल देता है ना। चाहे बहुत आदमी जो शौकी आदमी है, मतलब जो कि नहीं हमारा रैंक भी अच्छा है फिर भी हम एसडीएम नहीं, हम डीएसपी बनेंगे, हमको वर्दी का जॉब चाहिए, होता है ना। कितना लोग का होता है कि भाई हमको क्राइम कंट्रोल में जाना है ना, गुंडा सबको तो नहीं उपाय करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीपीएस जाना पड़ेगा। तो बीपीएस जाएंगे तो डीवाईएसपी। तो बहुत बार क्या होता है कि नंबर बहुत सा विद्यार्थी का अच्छा रहता है, लेकिन अपने शौक से वो चाहे तो आईएएस भी हो सकता है लेकिन वो आईपीएस चुन लेता है। वैसे ही बहुत से लोग जो एसडीएम बन सकते हैं लेकिन चुन लेते हैं कि नहीं हमको एसडीएम नहीं बनना, हमको डीएसपी बनना है, हमको वो थोड़ा रॉब वाला जॉब है। एसडीएम की गाड़ी बगल से चल जाए तो ना पता चलेगा, और डीएसपी जाएगा तो पूरा धुरा रहते जाएगा, है ना। जहां जाएगा वहां के थाना को खबर कर देगा, आ रहे हैं जी,
अलर्ट रहना। दरोगा जी अलर्ट है, डीएसपी साहब आ रहे हैं, है ना, 4 गो सिपाही साथ लगा लेगा। पुलिस का तो यही फायदा है, आईएएस को भी उतना फायदा है, आईएएस के पास पावर ज्यादा रहता है, आईएएस सब विभाग देख सकता है, आईपीएस एक विभाग देखता है, पुलिस विभाग, है ना, आईएएस तो हर डिपार्टमेंट देख सकता है, लेकिन रुतबा आईपीएस का सबका ज्यादा रहता है। लेकिन आईपीएस जब निकलेगा ना गाड़ी लेकर के, तो हर थाना अलर्ट रहेगा कि एसपी साहब आ रहे हैं। कलेक्टर पर भी अलर्ट रहता है, लेकिन कलेक्टर उतना सोचता है कि हम तो सिविल जॉब है, इस सिविल सर्विस को कहते हैं, लेकिन जो एसपी या डीएसपी बन जाता है ना, फिर वो सिविल नहीं रहता है, फिर वो पुलिस का जॉब हो गया, उसका एक कोड हो गया, है ना, उसका एक ई हो गया। तो जहां से भी डीएसपी का गाड़ी निकलेगा, तो वहां का जितना जो सिपाही सब है, जो सब अलर्ट पर रहेगा, है ना, सब कि भाई डीएसपी साहब आ रहे हैं। तो उसका थोड़ा भौकाल जो रहता है वो थोड़ा टाइट रहता है ना। हम लोग को सिविल सर्विस क्यों चाहिए जी? बिहार यूपी में साउथ वाला में चल जाइए, या इधर पश्चिमी भारत में चल जाइए, तो सिविल सर्विस का उतना क्रेज नहीं है। हम लोग क्या मतलब उत्तर भारत में ज्यादा क्रेज है, क्योंकि हम लोग क्या भोकाल चाहिए सबको, है ना, कि जब कहीं जाए तो लोगे कि भाई हाँ, तो आप कथनों बड़का इंजीनियर बन जाइएगा ना, गहुआ में नहीं पूछेगा कोनो, ये कह देगा कि पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन ज्यादा वैल्यू वैल्यू नहीं देगा। अब वही अगर दरोगा अगर है ना, तो बहुत वैल्यू देगा कि भाई दरोगा है ना। तो आप सोचिए, अगर दरोगा का इतना वैल्यू है तो डीएसपी पहुंच जाएगा तो क्या होगा, अगर एसपी पहुंच गया तो फिर क्या होगा, है ना। तो वहां पर सोशल सर्विस का जॉब है, समाज से कनेक्टिविटी है, पीपुल्स कनेक्टिविटी है, तो इसलिए लोग बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मान से ज्यादा लोग डरते हैं कि भाई अगर कहीं कोई दिक्कत हो गया तो उपाय कर देगा, है ना, तो वो स्थिति होती है। तो यहां जब जाएंगे ना, अगर आप बीपीएस डाल दिए पहले, तो तुरंत बोर्ड आपसे पूछ देगा कि एसडीएम तो बड़ा पद है, सामान्य तौर पे माना जाता है, तो आप एसडीएम छोड़ के आप बीपीएस काहे ले रहे हैं भाई? मैंने आप डीएसपी काहे बनना चाह रहे हैं? आपको तो एसडीएम बनना चाहिए, फिर भी आप डीएसपी बनने की तरफ जा रहे हैं, जबकि आपका ठीक ठाक पोजीशन है, तो आप चाहे तो एसडीएम चुन सकते हैं। सामान्य तौर पे ये जो भी लोग बीपीएस पहले रखेगा, उसके लिए एक सवाल ये रेडी रहता है बोर्ड का कि आप क्यों। ऐसे अगर कोई यूपीएससी में आईपीएस पहले डाल दिया, आईएएस सेकंड में डाल दिया, तो बोर्ड का दिमाग खराब हो जाता है कि गजब आदमी है भाई, ये पहले एसपी बनना चाहता है, एसपी नहीं बने तब डीएम, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। डीएम तो वही बनेगा जिसका रैंक अच्छा होगा, इसलिए लगभग लोग पहले आईएएस से डालते हैं। कुछ लोग होता है जो एकदम बहुत शौकिया आदमी है, वो कहना है भाई हमको आईएएस मिलेगा भी तो हम नहीं करेंगे, हमको आईपीएस का जॉब चाहिए। तो उनके लिए एक रेडीमेड क्वेश्चन पहले से तैयार रहता है कि क्यों आप आईएएस छोड़ करके आईपीएस में, क्यों आप एसडीएम छोड़ के डीएसपी में, क्यों? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? पावर भले डीएम साहब के पास ज्यादा है, पावर भले एसडीएम साहब के पास ज्यादा है, लेकिन अगर एसपी साहब ठीक से काम नहीं करेंगे ना, तो डीएम साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए डीएम साहब के आदेश हुआ है कि भाई 10 गो कंबल बंटवाना है, और रास्ते में 5 गो चोट छीन लिया, तो कमरवा बटलाएगा? नहीं बटाएगा। डीएम साहब का आदेश हुआ कि भाई वहां पर इतना पैसा बंटवाना है, इतना सामान बंटवाना है, इतना खाना भेजना है, और 4 गो चोर सब गया और सब लूट आउट कर निकल गया। तो कोई भी विकास का काम ठीक से करवाने के लिए क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। तो पहला जिम्मेदारी एसपी का बनता है। अगर डीएम साहब कहीं जाने वाले हैं या कहीं पर कोई योजना लॉन्च हो रहा है, तो पहले उस क्षेत्र का जितना बदमाश सब है, जितना चोर चुहार सब है, सबको पकड़िए, सबको साइड करिए, तब जाकर के आराम से डीएम साहब जाके अपना काम करके आएंगे। तो ये विधि के समक्ष क्षमता, कानून का एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहा है कि कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा, कानून एकदम प्रॉपर काम करेगा, कानून किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा कि आपको छोड़ दे इसको पकड़ ले, कानून सबके लिए बराबर होगा। लेकिन अब उसी कानून को प्रैक्टिकलिटी के धरातल पर उतार करके जब समानता स्थापित करना है, तो वो हर आदमी की स्थिति के अनुसार उससे व्यवहार करेगा। तो इसको सेकंड में इसलिए रखा गया है ताकि पहले इसके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। पहले ट्रेन चलेगी कि पहले पटरी बिछेगा? पहले पटरी बिछेगा, है ना। अब मान ली पटरी बिछ गया, ट्रेन वही भी ना करे, कोई मतलब है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ट्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रेन तभी चलेगी जब पटरी बिछा रहेगा। तो ये पटरी है, ये पूरी गाड़ी है। समझ में आया बात कि उसका क्या स्कोप है और इसका क्या स्कोप है? इसलिए 20% है और 80% है, क्योंकि वो हर लेवल पर समानता स्थापित करेगा। देश में गरीब, वंचित, है ना, कमजोर, उन सबको एक लेवल देगा।
इसलिए उसका जो सिग्निफिकेंस है वो इससे ज्यादा है, लेकिन दोनों का अपना अपना भूमिका है। ठीक है, तो आरक्षण वहीं से सेकंड पार्ट से निकलता है। यहां पर कानून के सामने सब लोग बराबर है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका कुछ अपवाद है ना, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये लोग जब अपना पद पर रहेगा ना, तो ये लोग के पद पर रहते हुए देश के किसी भी थाने में या किसी भी कोर्ट में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कोई केस रजिस्टर नहीं होगा इनके ऊपर। हाँ, सिविल केस हो सकता है ना, सिविल केस हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल केस कभी भी इनके ऊपर, इनके पोस्ट पे रहते हुए नहीं हो पाएगा। आपराधिक केस इन लोग पर नहीं होगा, लेकिन सिविल केस हो सकता है। कहां दे देते समानता, कब समानता दिए थे, कौन सी समानता दे, तो अपने आप को लॉर्ड मानते थे, तो हम ही भगवान हैं। जब देश आजाद हुआ तो वहां पर हम पहले उनसे स्वतंत्रता इसलिए मांग रहे थे कि भाई आप यहां पे जाएंगे तब ना हम अपना देश को अपना करें, बोले हम तो गुलाम थे, बाहरी शक्ति गुलाम बनाकर रखी हुई थी, तो हमने पहले उनसे इंडिपेंडेंसी डिमांड की, क्योंकि उस समय हमारा सिचुएशन वैसा था कि हम गुलाम थे। और उस समय भी हमने पहला प्रयास समानता का ही किया। 19वीं सेंचुरी का पूरा एज देखिए, 19वीं शताब्दी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये लोग क्या कर रहे थे, समानता ही तो दे रहे थे समाज में। स्त्री पुरुष में भेदभाव था, महिलाओं को भोग की वस्तु माना जा रहा था, सती प्रथा को खत्म करवाया, विधवा विवाह को लागू करवाया। ये समानता नहीं दिखता है आपको? तो आप अपना लिए बराबरी का अधिकार अपने पिताजी से ही मांगिएगा ना, कि आप जाके अपने गांव के मुखिया से कहिएगा कि हमको हमको समानता दो। पहले समानता आपको कहां चाहिए? अपने घर में ना। तो वो तो बाहर से, जो आपके ऊपर बाहर से शासन कर रहा है, जो आपको गुलाम बनाया हुआ है, उससे आप किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हो कि आपको समानता देगा? भाई वो तो नहीं देगा ना। जो आपका मालिक है, आपको गुलाम बना करके रखा हुआ है, वो कैसे आपको समानता देगा? उसका तो काम है आपको शोषण करना। तो आपका पहला प्रायोरिटी तो यही कि हमको इसको भगाना है। ये भागेगा तब ना हम अपने आप में चीजों को ठीक करेंगे। तो उसको भगाने के लिए भी पहले हमने 19वीं सेंचुरी में एक स्टेज बनाया, एक मंच तैयार किया। उस मंच में सामाजिक भेदभाव को खत्म करे, ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज क्या था, बी आर अम्बेडकर, लगातार समाज में सामाजिक स्थापना करने का ही प्रयास कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? सारा भेदभाव मिटाने का क्या बात कर रहे थे? 19वीं सेंचुरी पूरा सोशल रिफॉर्म का फेज है। दिक्कत है कि हिस्ट्री आप लोग का ठीक नहीं है। जिसका इतिहास ठीक रहता है उसको पॉलिटी बहुत अच्छा से समझ में आता है। इतिहास को ठीक करना पड़ेगा। इतिहास क्या है कि इतिहास का एक क्रोनोलॉजी है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा क्रोनोलॉजी और कंसेप्ट का चीज है जी। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। 18वीं शताब्दी में देश में हुआ राजनीतिक पतन, पॉलिटिकल डाउनफॉल। उत्तर मुगल शासक सब के सब निकम्मे, अयोग्य, इनके निकम्मेपन का लाभ उठाया अंग्रेजों ने, भारत को गुलाम बना लिया। अब गुलामी से निकलना है तो क्या करेंगे? पहले समानता चाहिए। तो 19वीं सेंचुरी में पूरा 100 साल भारत में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय अग्रणी व्यक्ति थे, जिनको कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। समानता स्थापित करने का बात किया, कहा कि भाई पहले तो पुरुष और महिला को बराबर करो। पुरुष को इतना अधिकार दिए हुए हो, अब महिला को सती प्रथा के नाम पे जला रहे हो, तो पहले बराबरी का हक दो। तो उन्हें बराबरी का हक दिलवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि चलो अब जल तो नहीं रही हैं, बच रही हैं, तो बच गई, फिर भी समाज इनके साथ भेदभाव कर रहा है, तो इनका विवाह करवाओ, विधवा पुनर्विवाह। बाल विवाह हो जाता था तो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया केशव चंद्र सेन ने, और कहा कि भाई कम उम्र में विवाह बंद करवाओ, लड़का लड़की का विवाह का उम्र निश्चित कर दो, नर बलि को खत्म करो, पशु बलि को खत्म करो,
जो निम्न जातियों के साथ जो दिक्कत हो रहा है, 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का स्थापना करके ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए आडंबरों का विरोध किया। ये सब क्या था? स्वतंत्रता का लड़ाई था। 19th सेंचुरी में एक भी लड़ाई बता दीजिए स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया हो। इवन 1857 की क्रांति भी इसलिए नहीं हुई थी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चल जाए। रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, बहुत सम्मान है उनका, लेकिन क्यों लड़ रही थी? क्योंकि उनका अपना राज्य छीना जा रहा था। एगो बेटा को गोद में ली थी, उनका अपना बेटा मर गया था, पति का भी निधन हो गया था, तो एगो बच्चा को गोद ली, लेकिन डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति की वजह से उनको लड़ना पड़ा। जितना ग्वालियर, सिंधिया, ये सब लोग तो सपोर्टे में खड़ा था अंग्रेजों के, क्योंकि लोग जमींदार था, राजघराना था। सेना लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी सेना? क्योंकि सेना के साथ भेदभाव होता था। एक ही भारत के सिपाहियों को कम पैसा, अंग्रेजी सिपाही को ज्यादा पैसा, तो सेना भी दुखी थी, सेना लड़ रही थी। वैसे जमींदार इस युद्ध में लड़े थे, उस वॉर में लड़े थे जिन जमींदारों की जमींदारी छिन गई थी। जिनकी जमींदारी उनके पास थी वो लड़ ही नहीं रहे थे, वो तो अंग्रेजों के सपोर्ट में खड़े थे। इसलिए कहते हैं कि 1857 के क्रांति में नेशनलिज्म नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था, सब लोग अपने अपने हितों से लड़ रहे थे। पूरा का पूरा 19th सेंचुरी सामाजिक व्यवस्था का स्थापना का बात है। और ये केवल हिंदू धर्म नहीं हो रहा था, इस्लाम में भी हो रहा था। वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सब 19th सेंचुरी में पढ़ेंगे। सब क्या था? समानता स्थापित करना था। अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के अंदर में सर सैयद अहमद खां क्या कहते हैं कि भाई पढ़ो लिखो और समझो कि किस प्रकार से आप में समाज में एक रूपता आ सकती है। तो ये सारी व्यवस्था क्या थी? 19th सेंचुरी का पूरा प्लेटफॉर्म जो था वो समाज में समानता लाने को था। और कोई भी समाज अगर समानता के लिए जब तक नहीं लड़ेगा, स्वतंत्रता के लिए लड़ ही नहीं पाएगा। 19th सेंचुरी में जब स्वतंत्रता की बात होने लगी तो इसका परिणेता माना गया महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी जब आए 1915 में, तो 1915 से 1947 का पूरा फेज माना जाता है गांधी युग। क्यों? क्योंकि गांधी के आने से पहले आप एक भी आंदोलन बता दीजिए जो अखिल भारतीय स्तर पर हुआ हो, ऑल इंडिया लेवल पर कोई मूवमेंट नहीं। गांधी के आने के साथ अखिल भारतीय स्तर पर मूवमेंट होने लगा। क्यों? गांधी ने मजदूरों को, आम लोगों को, देश के अमीर वर्ग को, देश के गरीब वर्ग को, सबको एक साथ किया। गांधी ने सबको समझाया कि हम सबका शत्रु अंग्रेज ही है। तो किसान अलग आंदोलन करे, मजदूर अलग आंदोलन करे, देश का अमीर तबका अलग आंदोलन करे, गरीब तबका अलग आंदोलन करे, इससे आपका आंदोलन ही कमजोर होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सब लोग पहले एक हो जाइए, समान हो जाइए, और समान होकर के एक साथ विरोध कीजिए, देखिए अंग्रेज झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। और गांधी का अखिल भारतीय स्तर पे पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिसने पुरुष, महिला, दलित, वंचित, पिछड़ा, कमजोर सब लोग मिलकर के लड़ा। पहले तो समानता दिया ना, कहां स्वतंत्रता दे दिया? समझ में आया बात? कभी भी किसी को भी पहले इक्वलिटी चाहिए। बिना इक्वलिटी के तो लिबर्टी आप हो ही नहीं सकता। और अगर बिना इक्वलिटी के लिबर्टी आप दे दिए तो लोग आपस में ही लड़कट के मर जाएंगे। कोई भी महत्व ही नहीं समझेगा, सिग्निफिकेंस ही नहीं समझेगा। इसलिए आजादी के बाद भी, आजादी से पहले ही गांधी जी ने हरिजन पत्रिका चलाई थी। आजादी से पहले ही ना 1932 का पूना पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता के बाद। रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र जो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन को गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे के रोदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और 26 सितंबर को अंबेडकर को बुला करके साइन करा के कहा कि भाई ये मैकडोनाल्ड का जो डिक्लेरेशन है वो फेल करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि अगर ये चल गया तो देश का विभाजन हो जाएगा। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट का हमने विरोध नहीं किया, उसका रिजल्ट है पाकिस्तान। और अगर 1932 में गांधी ने रैमजे मैकडोनाल्ड के डिक्लेरेशन का विरोध नहीं किया होता तो उसका रिजल्ट होता कि बहुत सारे देश में दलित वंचित देश बन जाते, अलग अलग लोग अलग अलग देश बना लेते। लेकिन इसलिए पहले गांधी ने कहा कि इक्वालिटी लाओ, हमारे अपने लोग हैं, इनको प्रतिनिधित्व दे दो, ज्यादा रिजर्वेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग थलग मत करो, लिबर्टी मत दे दो। स्वतंत्रता दे दोगे अभी इनको, तो अभी इनको स्वतंत्रता का अर्थ नहीं समझ में आता है।
तो स्वतंत्रता का अर्थ समझे बिना अगर कोई आदमी स्वतंत्रता को ले लिया तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो जिम्मेवार आदमी को ही स्वतंत्रता देनी चाहिए पहले। ये तो पहले उसको आप समानता दीजिए, इक्वलिटी दीजिए। आज जैसे ही इक्वलिटी आप दे दिए उसके बाद आप स्वतंत्रता दे दीजिए। इक्वलिटी के बाद स्वतंत्रता दीजिएगा, लिबर्टी दीजिएगा, तो क्या होगा, सब लोग ठीक ठाक तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए किसी भी समाज में, किसी भी व्यवस्था में पहले समानता चाहिए, बाद में स्वतंत्रता चाहिए। समानता स्वतंत्रता का पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन चॉइस का अगर बात हो तो इक्वलिटी पहले चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी नहीं देंगे तो बहुत तरह का दिक्कत समस्या आ जाएगा। इसलिए संविधान में भी प्रयास किया कि पहले इक्वलिटी दे दे, और इक्वलिटी भी ऐसा कि स्थिति के अनुसार, ये नहीं कि सबको एक समान मान लिया, माना कि एक्स है ना, एक्स मान के वाई का वैल्यू निकाल दिया, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये सोशल लाइफ है। तो सोशल लाइफ में हर एक्स के पास आपको जाना पड़ेगा, है ना, उसके स्थिति को देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी स्थिति के हिसाब से आपको अपने नियम कायदे कानून बनाने होंगे। इसलिए आरक्षण का आधार भी यही आर्टिकल है जो कहता है कि विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत का संविधान जहां एक तरफ कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहीं आर्टिकल 14 से एक बात निकल के आता है कि भेदभाव होना चाहिए, लेकिन भेदभाव सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। किसी को आगे बढ़ाना है तो भेदभाव होना चाहिए, किसी को पीछे खींचने के लिए, किसी को गिराने के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारत का संविधान पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करता है। माने कि डिस्क्रिमिनेशन होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, भेदभाव होगा लेकिन सकारात्मक होगा। तो वही आरक्षण से तो भेदभाव ही होता है ना, लेकिन वो क्या है, सकारात्मक भेदभाव है, जो समाज में कमजोर है, वंचित है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कोई दिक्कत? आर्टिकल 14 समझ में आया कि क्या बात है? कानून के सामने सब लोग बराबर है, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, मतलब उनकी स्थिति के अनुसार व्यवहार करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 15। क्या क्रिमिनल नहीं हो सकता है? हाँ, सिविल केस अगर मतलब कोई विवाद है, जमीनी विवाद है, कुछ है, तो सिविल केस हो सकता है। क्रिमिनल केस इनके पद पर रहते हुए नहीं होगा, है ना, पद पर रहते हुए इन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि बच जाएंगे अपराध करके, नहीं। अगर ऐसा कोई मैटर इनका चलेगा तो तुरंत सरकार इनसे कही कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे देंगे, पद से उतर गए, अब इन पे कार्रवाई हो जाएगा। व्यक्ति को नहीं बचाया जा रहा है, पद को बचाया जा रहा है। राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है, राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है, संवैधानिक पद है, तो पद की रक्षा हो रही है, पद की गरिमा, पद की प्रतिष्ठा, पद की पवित्रता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पद अमर है। राज्यपाल के पद पे बहुत से लोग बैठे हैं, राष्ट्रपति के पद पे बहुत से लोग बैठे हैं और बैठ के चले भी गए इस दुनिया से, लेकिन राष्ट्रपति का पद है, आगे भी रहेगा, राज्यपाल का पद आगे भी रहेगा। लेकिन अगर एक भी अपराध साबित हो गया राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति पर, तो इसका एक इतिहास लिखा जाएगा कि भारत में यह आदमी राष्ट्रपति था और इसने ऐसा किया था। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति तो कलंकित होगा ही, व्यक्ति के साथ पद भी कलंकित हो जाएगा। तो पद को बचाना अनिवार्य है, इसलिए उस पद पर बैठे लोगों पर केस नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति को बचा रहा है, व्यक्ति को नहीं बल्कि पद की शुद्धता और पवित्रता को बचा रहा है। व्यक्ति उतरेगा तुरंत कार्रवाई हो जाएगा, बचेगा कोई नहीं। हाँ जी, वो पगला आदमी है, छोड़िए, चलिए, है ना। वो अपने कहता था कि आरोप लगने के बाद ही हमको इस्तीफा दे देना चाहिए, आज अपने जेल में जाकर के ही कर रहे हैं। 3 गो किताब मंगाए हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हो, कहला कि हमको 3 गो किताब दीजिए, पढ़ना है हमको। ये अच्छा बात है कि जब लोग जेल में जाता है तो या तो पढ़ता है तो लिखता है, अच्छा बात है, क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं ना। 3 किताब मंगाए, एक रामायण मंगाए हैं, एक श्रीमद् भागवत गीता मंगाए हैं, और एक हाउ डज प्राइम मिनिस्टर करके एक बुक है कुछ, है ना, उस बुक को भी उन्होंने मंगाया है ना। तो ऐसे करके 3 बुक्स उन्होंने मंगाए हैं, ठीक है। तो अच्छा बात है, बढ़िया से पढ़ेंगे, अब पढ़ के निकले तो भगवान करे श्री कृष्ण का कृपा हो कि कुछ सद्बुद्धि आए और ठीक से काम करे, है ना।
और अपना जो ईमानदारी का बीड़ा जो अन्ना हजारे के साथ उठाया था, उस ईमानदारी को लेकर के चले। और इसने इतना भी पद से क्या मोह, गीता पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। गीता में तो भगवान कृष्ण ने यही समझाया है ना कि पद से या व्यक्ति से मोह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद भी खत्म हो जाएगा, व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन को कहा कि चलाओ बाण, तो अर्जुन कह रहा कि भाई कैसे बाण चलाए, सामने तो भीष्म पितामह खड़े, हमको गोद में खिलाए थे। ठीक है, भले कुपात्र है, लेकिन दुर्योधन तो भाई ना है हमारा, मार देंगे तो हमारा बाण उठेगा उसको मारने के लिए। गुरु है सामने द्रोणाचार्य, इनको कैसे मार दे, सब लोग तो हमारे गार्जियन है। तो कृष्ण ने समझाया कि कोई गार्जियन नहीं है युद्ध के मैदान में, सब शत्रु हैं, है ना। और तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे ये हैं, कोई कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं। यहां शत्रु बन के भी मैं खड़ा हूं, यहां मित्र बन के भी मैं खड़ा हूं। तो इसलिए फिलहाल तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे सामने जो आ रहा है, धर्म की स्थापना में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको तुमको मारना है, चाहे वो कोई भी। मोह भंग कराया और कहा कि भाई मत सोचो, है ना। तो वो कहीं पढ़े तो शायद पद से मोह खत्म हो जाए, है ना। पद से मोह खत्म होगा तो कहीं इस्तीफा दे दे, है ना। देना चाहिए इस्तीफा, होने देना चाहिए निष्पक्षतापूर्वक जांच। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने गलती नहीं किया है, तो आप जांच में सपोर्ट कीजिए। जांच हो गई तो बात सामने आएगी ना, और जब आएगी सामने तो फिर जो लोग भी आपको गलत फंसा रहे होंगे, वो पूरे देश के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने शर्मिंदा के पात्र होंगे। लेकिन ये तो तब होगा ना जब आप निष्पक्षता पूर्वक उनको सपोर्ट करिएगा जांच में। आप खुदे कहते हैं कि हमारा फोन का पासवर्ड भुला गया है, पासवर्ड हमको याद नहीं है, तो फिर ये सब चीज तो एक तरफ से लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ तो गलती आप में भी है, शायद कहीं पर तो कोई ना कोई दिक्कत आपके साथ भी हुआ है ना। मुख्यमंत्री आप सोचते किसको बनाया, नहीं, अरे कोई नहीं तो आप पत्नी के बना ना दीजिए, लालू यादव बन जाइए, दूसरा लालू यादव, क्या दिक्कत है। लालू जी का जब चारा घोटाला में नाम आया 90 के दशक में, तो कहा जाता है कि अब उस सारा आरजेडी पार्टी का जितना जो सब था, सब नेता, सब लालू जी का विश्वास पद, सब अपन अपन दर्जी को नाप दे दिया था कोर्ट का कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन सा पहनेंगे। वो दो चार को बोल रहे थे कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे तुमको। लेकिन लालू जी तो भाई चाहे जो हो, लेकिन राजनीति के तो चाणक्य हैं ही, है ना। एक मतलब पॉलिटिक्स को ठीक ठाक समझते हैं। तो उनको ये बात पता था कि अगर किसी को भी बना दिए दूसरा को मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री भाई पावर ना होता है। नीतीश कुमार बनाए थे ना जीतन मांझी जी को, देख रहे ना, आज जीतन मांझी एक बड़ा नेता बन गए हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई जानता था इनको? नहीं जानता था। तो लालू जी उसी समय इस बात को समझते थे, उसे कि दूसरा किसी को नहीं। तो कहा जाता है कि उस समय वो अपना पूरा संविधान का किताबें साथे रखते थे। अब पूरा पढ़ते थे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए, तो विधायक होना चाहिए या विधान मतलब एमएलए या एमएलसी होना चाहिए। और उसमें पढ़ते कि शर्त क्या है, तो लिखा था भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा है तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए, विधान परिषद है तो 30 वर्ष आयु होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। उनको डर था कि कहीं गलती से ना लिख लो कि मैट्रिक पास होना चाहिए, 5वां पास होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि क्लास 1 भी पास होना चाहिए। उनको अपना कैंडिडेट मिल गया, राबड़ी जी, है ना। तो कहा जाता है कि देखियो कैसे वो किए, जितना आदमी सब जो अपना अपन कोट सिलवैले था ना कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, आज जितना था जो एकदम लालू जी का एकदम अंधभक्त टाइप आदमी सब, विधायक सब की जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। तो क्या किए कि देखे कि जिसको तो कोर्ट सब सिलवा लिया है तो वो सब तो विरोध कर देगा, दिक्कत होगा। तो क्या किए कि विरोध करने का मौके नहीं, जितना कोर्ट अपन सिलवेल था ना उसको बोले कि 11:30 बजे मीटिंग है, मुख्यमंत्री अनाउंस होगा। आज जितना जो था कि आप जिसको कह दीजिए उसको कह दिए कि 11 बजे मीटिंग है, मुख्यमंत्री अनाउंस होगा। तो 11 बजे सब कौन आ गया, जब एकदम विश्वास पात्र सब था, तो पूरा आगे वाला सीट विश्वास पात्र सब छेक लिया। आज 11:30 बजे पहुंचा मुख्यमंत्री के कोर्ट वाला सब, आगे सीट में नहीं मिला, पीछे बैठा, और सब आके भी बैठिए रहा, तब तक अनाउंस हो गया कि राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री। अब जैसे अनाउंस हुआ आगे वाला सब हल्ला कर दिया, माला वाला पहना दिया, अब पीछे वाला को आपत्ति दर्ज करने का मौके नहीं। अब वो देख लिया कि भाई पूरा सिस्टम तो फिक्स हो गया, अब 4-5 आदमी हम लोग विरोध करके क्या ही करेंगे, 122 से ज्यादा विधायक तो समर्थन नहीं कर रहा है, तब विरोध करेंगे तो दिक्कतें हो जाएगा। मुख्यमंत्री बन गई राबड़ी जी। राबड़ी जी ने लालू जी से ज्यादा बिहार चलाया है, 8 साल राबड़ी जी चलाई है, आज 7 साल लालू जी चलाए, है ना। तो राबड़ी जी ने यहाँ पर बिहार को चलाया था। राबड़ी जी के बारे में कहा था कि उन मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उनका, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखित नहीं थी,
तो जो पढ़े लिखे नहीं थे तो पढ़े लिखे अधिकारियों का बड़ा सम्मान करती थी, ऑफिसर्स को। उनको एक बात दिमाग में था कि भाई मैंने बहुत मेहनत करके तब बना होगा, तो इसलिए वो बड़ा ऑनर करती थी। तो उस समय के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, भाई वो बहुत रेस्पेक्ट करती थी। उस समय पटना की एक लेडीज डीएम थी राजबाला वर्मा, है ना, उन्होंने ही उनको सिखाया था र बड़ी कैसे लिखना है ना, वो भी उनको लिखना नहीं आता था, है ना, तो उनको सिखलाया था कि कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। तो कहेंगे कि इस तरीके से आपको यहां पर चीजों को स्थापित किया जाता है कि इक्वलिटी के लिए आपको समाज में जो जैसी स्थिति में उसके देना है। कुछ लोग जो एक्सेप्शन है राज्यपाल राष्ट्रपति के पद पर, बस उस पद को बचाया जा रहा है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगा जैसे ही वो पद खाली करेगा, पद छोड़ेगा उसके बाद। ठीक है, तो 14 समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे 15, आर्टिकल 15। विकास कुमार का एक क्वेश्चन है कि सर एक सा रिजल्ट में कैसे लिखेंगे, एक तरफ इक्वल की बात करता है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन दे रहा है, तो क्या पॉइंट लिखेंगे सर? अच्छा पॉइंट लिखेंगे, अभी तक बात नहीं समझ में आया। रिजर्वेशन तो समानता लाने के लिए दे रहा है ना, इक्वलिटी लाने के लिए दे रहा है, इक्वलिटी लाने के लिए ही समानता दे रहा है। ठीक है, तो समानता का आधार ही है, आरक्षण का आधार ही है समानता। जो आदमी समाज में पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अपलिफ्टमेंट देना ना पड़ेगा जी, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अब कोई नाटा आदमी है, उसको लंबा बनना है, तो क्या करेगा बेचारा? खा पी के देखेगा, खाना पीना से बढ़ गया तो ठीक है, और नहीं बढ़ा तो एकदम पूरा बूट वाला जूता उता पहन करके एकदम ऊंचा बन जाएगा, है कि नहीं? हम मान लीजिए कि वो से नहीं होगा, तो हम तो हमेशा कहते हैं भाई लड़का लोग का तो चलिए उतना मुझे, लड़की लोग का ज्यादा खतरनाक होता है जी। बाप रे, वो पहन लेगी हील पूरा बड़का, है कि नहीं? हाँ, कौन जी, पेंसिल हील। हाँ देख, ऐसा नहीं होता है जी, मार करवा जी सन एकदम। अने अब तो भाई हमको कोई दिख जाती है ना, तो हमको तो मन करता है कि प्रणाम कर ले दूर से। अब समझ रहे हैं, मैंने खतरों के खिलाड़ी से कम है जी। हाई हील पहन के जो रोड पर चल रही है अगर कोई, तो आप समझिए कि वो खतरों के खिलाड़ी है कि नहीं? मतलब पहरवा ऐसे हो जाएगा जी, है ऐसे करके आदमी चल ले रहा है अगर ठीक ठाक तरीके से, है? अरे साइंस तो है ही नहीं है कहीं, वहां मैंने साइंस है ही नहीं है कहीं भाई, है ना, उसमें तो है ही नहीं है। तो क्या है? इक्वलिटी ना दे रहा है जी, समानता दे रहा है, बराबरी दे रहा है, उस लेवल पर पहुंचा रहा है ना। ठीक है, अब फिर गलती से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो इक्वलिटी देने के लिए चीजें होती हैं। तो वैसे समाज में जो कमजोर है, पिछड़ा है, तो उसको समानता देने के लिए इस तरह का उपाय किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए रिजर्वेशन समानता देने का ही एक हथियार है, एक दवाई है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखे कि कोई भी दवाई लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, जीवन पर्यंत नहीं चलना चाहिए। दवाई का भी एक एक्सपायरी होता है, एक समय होता है। तो जो सरकार है, जो व्यवस्था है, वो आरक्षण को जीवन घुटी न बना दे, बल्कि एक दवा के तौर पर दे और एक लिमिट समय के लिए दे और उसका विकास कराए। और अगर विकास नहीं हो पा रहा उसके बाद भी, तो डॉक्टर और दवा दोनों बदल दे और देखे कि दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो समानता लाने के लिए सरकार को तो उपाय करना ही पड़ेगा, और उसका आधार है ये दूसरा हिस्सा। क्लियर है? आर्टिकल 15 लिखेंगे, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, discrimination completely prohibited on the basis of caste, sex, gender, descent और बर्थ प्लेस। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर,
न लिंग के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर, और ना वंश के आधार पर। मतलब ये 5 वर्ड आपको ध्यान रखना है। इस 5 आधार पर आपसे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इस लाइन का क्या मतलब है? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि इन 5 के आधार पर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य आधार बनेगा तो भेदभाव होगा। 5 को लिख देने का मतलब हुआ कि इसके आधार पर नहीं होगा, लेकिन कोई अन्य आधार बनेगा तो भेदभाव होगा, है ना? है क्या? रंग के आधार पर सरकार कहां कोई भेदभाव करती है? सरकार नहीं करती है ना? ठीक है, वो तो आम आदमी सब अपने में कर लेता है, वो अलग बात है ना? ठीक है। निवास स्थान के आधार पे होगा, इसलिए ना आपको कहता है आवासीय आपसे मांगा जाता है ना? बिहार का आदमी यूपी में जाकर नौकरी करेगा तो आवासीय मांग देगा, गजिस्ट्रेट ऑफ पोस्ट के लिए नहीं मांगेगा, उससे नीचे के पोस्ट के लिए तुरंत मांग देगा कि आपका रेसिडेंशियल क्या है ना? तो हर जगह वो चलता है। इसके अलावा और बहुत सारा चीज, आप एग्जाम में देने जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको कहता है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कहता है कि टाइपिंग होना चाहिए। ये सब क्या है? अलग अलग स्तर पे तो भेदभाव हो ही रहा है ना? क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो जाता है। इस 5 स्तर पर नहीं होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि 5 स्तर पे खूब भेदभाव होता है हमारे देश में, नहीं होता है? जाति के आधार पर तो खूब होता है। अरे आरक्षण का आधार ही जाति है, भेदभाव तो हो ही ना रहा है। SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन, ये जातीय के आधार पर ना है जी। EWS वाला आर्थिक आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। ये तो जातीय के आधार पर है। तो भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, क्या? हाँ, हाँ, इनको आर्थिक आधार नहीं, जब जाति के आधार पर मिल ही रहा है सब चीज, तो हाँ, तो अगर ये तो देखा जाता है कि उसका सिचुएशन कैसा है, और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं था संविधान में। संविधान में आर्थिक आधार तो मोदी जी ने ऐड किए हैं, पहले है ये नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसमें आरक्षण देने का 2 ही आधार, सामाजिक और शैक्षणिक। सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड होगा उसी को आरक्षण दिया जाएगा, यही संविधान में लिखा हुआ था। तो सामाजिक और, अब देखिए मान लीजिए कि जैसे कि उच्च जाति वाला सब आदमी सब जो है, वो अगर गरीब भी होगा ना तो समाज में उसका सम्मान रहता है। समाज वाला बाबू साहब जा रहे हैं, तुरंत कह देगा बाबा जा रहे हैं। और वही कोई निम्न वर्ग का आदमी है, बेचारा को समाजों में सम्मान नहीं देगा सब। तो इसलिए संविधान में क्या कहा कि उसको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका आरक्षण देना जरूरी है, आर्थिक आधार पर नहीं। हाँ, उच्च वर्ग में गरीबी के आधार पर अब दिक्कत हो रहा है ना? तो इसलिए हुआ कि भाई अब इनको दीजिए, लेकिन मूल संविधान में आर्थिक आधार था ही नहीं, इसलिए आर्थिक व्यवस्था के आधार पर आप आरक्षण दे ही नहीं सकते थे, जाति के आधार पर मिलता था। ठीक है, तो SC ST रिजर्वेशन भी जाति के आधार पर था। OBC आरक्षण 1989 में लागू हुआ तो जाति के आधार पर लागू हुआ, एकदम नंबर है। BC1 में कौन सी जातियां आएंगी, BC2 में कौन सी जाति आएंगी, तो जाति के आधार पर न मिल रहा है जी। जब 1989 में लागू हुआ ना OBC आरक्षण, तो उसके बाद लागू करने वाले प्रधानमंत्री का नाम था BP सिंह, है ना? BP सिंह लागू किए थे OBC आरक्षण, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में, राजीव गांधी सरकार के बाद। उसके बाद सरकार प्रधानमंत्री बने थे 6-7 महीने के लिए चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश के थे। और उसके बाद 91 में बने थे PV नरसिम्हा राव। तो देश में SC ST रिजर्वेशन पहले से था, OBC को रिजर्वेशन मिल गया, अब देश में खाली जनरल क्लास बच गया जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो उसी समय से जनरल लोग डिमांड कर रहा था कि भाई हमको आरक्षण चाहिए, कैसे कि हमारे यहाँ गरीबी है ना? तो हमको कोई सरकार सपोर्ट नहीं करती, तो हमको आप आरक्षण दीजिए। तो उसी समय PV नरसिम्हा राव ने ही, कांग्रेस समर्थित सरकार थी, उसी समय 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर दिया और कहा कि जनरल क्लास को भी 10% आरक्षण देंगे। 1991 का ही बात है। लेकिन जैसे ही वो पास किए ना तो सब आदमी सब विरोध कर दिया इसका कि नहीं, जनरल क्लास को तो मिलना ही नहीं चाहिए आरक्षण।
आज चल गया कहां, कोर्ट में। कोर्ट में जाके कहा कि देखिए जनरल क्लास को ही अर्थव्यवस्था आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, बस कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कह दिया कि आर्थिक आधार पर आप किसी को आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बस कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट जब खारिज कर दिया तब क्या हुआ कि कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो उसके बाद आप देखते हैं कि मिला ही नहीं, जनरल वर्ग को नहीं मिला। ऐसा नहीं है, जनरल लोग में बहुत दिक्कत है, बहुत है, नाम के लिए आप जनरल है ना, लेकिन गरीबी है ना। प्रतिभा होने के बाद माता पिता के पास पैसा नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, कोई आरक्षण का भी सुविधा नहीं है उसको। यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, अगर जनरल में है, 100 रैंक भी आ गया ना तो आईएएस नहीं मिलेगा, जनरल है तो। अब ये रिजर्व कोटा में है, 500 रैंक है तो आईएएस बन जाइएगा तुरंत। तो दुख तो होता होगा उन लोगों को, दिक्कत तो होती होगी। तो हुआ कि भाई हमारे लिए भी कुछ हो। तो 19 में मोदी जी को चुनाव जीतना था, तो क्या करे, तो बोला एक काम कर देते हैं। एक तरफ उन्होंने पहले एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया, तो देश के कमजोर तबका को खुश कर लिया एससी एसटी एक्ट को मजबूत करके। और जैसे ही एससी एसटी एक्ट को मजबूत किया तो ये सब ऊंचा जाति वाला सब खिसिया गया कि हम लोग को तो कुछ नहीं दिया मोदी जी। तो बोले रोक, तोहरा सबको देते हैं। तो कहा कि 10% आरक्षण आपको भी। तो इनको याद था कि 10% आरक्षण जब पीवी नरसिम्हा राव दिए थे तो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो कहे कि हमारे पास तो बहुमत है, संविधान को ठीक कर देते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन, संविधान में घुस गए मोदी जी। घुस करके जहां पर लिखा हुआ था कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया जाएगा, वहीं पर वो स्पेस बना करके डलवा दिए कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर भी दिया जाएगा। और संविधान में घुस के संविधान को ठीक कर दिए, संविधान संशोधन। तब कहे कि अब जनरल वर्ग को भी 10% आरक्षण। फिर सब कोर्ट में चल गया कि देखिए आप मना किए थे 1991 में, ये मोदी जी फिर अलबला रहे हैं, 10% दे दिए, मान नहीं रहे बात। तो मोदी जी कहे कि हम मोदी हैं पगला, हम पीवी नरसिम्हा राव नहीं है कि हम सब मैटर पहले ही फिक्स करके आते हैं। कोर्ट कहा कि कैसे दे दिए भाई। तो मोदी जी कहे कि तनिक संविधान खोलिए था, अब पढ़िए तो क्या लिखा है। तो देखिए संविधान में लिखल है कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। कोर्ट कह दिया कि ठीक है भाई दीजिए। तो इस संविधान में घुस के संविधान के संशोधन कर दिए। 19 में ऐसा हुआ कि आर्थिक आधार डाला गया, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था। तो अब मिल रहा है, अब मिलने का ही फायदा हो रहा है कि 500 रैंक लाने वाला जनरल कम्युनिटी का लड़का भी आईपीएस आईएएस बन रहा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के वजह से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण के वजह से। दिव्या तलवार जो लड़की जो अभी पिछले बार आईएएस बनी थी, उससे पहले वो आईपीएस के लिए चयनित हुआ था। 500 के अप्रॉक्स में रैंक था उस लड़की का जनरल कम्युनिटी से, लेकिन आईपीएस बन गई थी तुरंत। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में आती थी। अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं आती तो कहां फेंकाती, कोई जन्म नहीं करता है ना। लेकिन ईडब्ल्यूएस में आने की वजह से आईपीएस मिल गया तुरंत। लेकिन फिर मेहनत की, नेक्स्ट ईयर आईएएस ही बन गई। तो कहने का मतलब है कि इससे फायदा तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हो रहा है। अब बीपीएससी का भी कट ऑफ आता तो देखते ही है, जनरल का कट ऑफ अलग आता है, जनरल में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अलग आता है, ओबीसी अलग आता है ना, एससी एसटी अलग आता है, डिसेबल का अलग आता है। तो भेदभाव तो हो ही ना रहा है जी। आज जबकि 15 क्या कह रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, अब भेदभाव भर भर के हो रहा है। इसी को कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, की पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाँ जी, क्या इनको फॉलो कर रहा है, किस मामले में फॉलो कर रहा है भाई? छुआछूत वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। वो केवल प्रोहिबिशन का बात करता है, अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन का बात करता है, वो अलग मैटर है। उसका फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, बहुत बाद में लागू हुआ, 90 के दशक में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया है ना, और लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, पूरा बात जानना है ना। ठीक है, 89 में तब क्रीमी लेयर नहीं था। तब जब क्रीमी लेयर आया तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट 1 लाख रुपया था। आज क्रीमी लेयर 8.5 लाख रुपया पर पहुंच गया। वर्तमान में क्रीमी लेयर का जो ये है एनुअल इनकम 8.5 लाख रुपया है।
अब मेरा तो मानना है कि अगर 5 लाख रुपया किसी को एनुअल कमा रहा है तो उसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। किस बात का आरक्षण? जब 5 लाख रुपया साल में आपके घर में आइए रहा है तो आप पढ़िए लिखिए, उससे अपनी योग्यता पर नौकरी लीजिए। अपने वर्ग में जो कमजोर आदमी है, जो बेचारा गरीब है, जिसके यहाँ मैंने 1 लाख रुपया साल में नहीं आ रहा है, उसको लाभ दीजिए तो वो बेचारा ताकतवर बने, उसका लाभ हो। जो 1 लाख रुपया साल भर में नहीं कमा पा रहा है, 5,000 10,000 में उसका जीवन बीत जा रहा है, तो वैसा आदमी को लाभ कब होगा? जब उसी वर्ग के लोग जो बहुत लाभ ले चुके हैं उनको लाभ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके उस वर्ग में बचे हुए लोगों को लाभ मिलेगा। नहीं तो ये खाली ऊपर वाला आदमी सब लाभ ले लेगा और नीचे वाला आदमी गरीब के गरीबे रह जाएगा। और वही हो रहा है देश में। आप देखिए हर वर्ग में कुछ एक आध गो परिवार सब खूब ताकतवर हो गया है और उसी समाज का बाकी आदमी सब बहुत गरीब रह गए, तो वो कैसे पावरफुल बनेगा? है ना, उसको तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बहुत टाइम हो गया जी, है ना। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास जो है प्रयास करिए कि 4:30 में पहला क्लास आप लोग का खत्म हो जाए, ताकि उसके साथ हम लोग स्टार्ट कर लें। तो हमको आते आते 4:45 तक हो जाता है, तब 5 बजे तो हमारा टाइम है से 6:30 1.5 घंटा हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए देर हो जाता है। हमारा विषय ऐसा है कि इतना मुद्दा सब इसमें रहता है, आप लोगों के पास इतना सवाल रहता है कि सवाल जवाब करते करते ही मैटर हो जाता है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। ठीक है।